तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने एक बार पहले भी समझाया था, एक बार भी समझा रहा हूँ। देखो अलाउड डिसअलाउड एक बार आपने सारे पढ़ लिए, अलाउड डिसअलाउड हमने सारे रीड आउट कर लिए। इवेंचुअली हमने डिसअलाउड पढ़े थे। डिसअलाउड रीड करने का मतलब क्या हुआ कि ये डिसअलाउड है, बच्चे हुए सारे क्या हो गए अलाउड। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे आपको पीएनएल वगैरह दे रखा है या कैश बुक दे रखी है, उसको छोड़ दो, पहले रीड आउट करो अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन रीड आउट करो, ये देखो कि वो पॉइंट पहले केवल रीड करना, समझना, क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे हम लोग। पहले केवल नॉर्मल वे में उसको रीड आउट कर लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये चीज है, ये बात है, इस तरह से। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद कोई भी चीज स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो यार आपके पास में क्वेश्चन, या वेट करने एक सेकंड रुकना। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन क्या है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर प्रकाश सिंह फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा है, पर सॉल्व कैसे करना समझाया था। सॉल्व करना कैसे समझाया था आप लोगों को। सॉल्व करते हैं पहले हमेशा अदर इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं। पहले हमेशा क्या करते हैं, अदर इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। तो देखो पॉइंट ध्यान से ढंग से समझना। तो देखो बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड का पॉइंट क्या समझाया था आपको, नोट्स में समझाया था। बैड डेट्स रिकवर का पॉइंट क्या समझाया था, नॉर्मली अलाउड होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड नॉर्मली क्या होती है, अलाउड, बट डिसअलाउडेड अर्लियर। अगर पहले वो डिसअलाउड हो गई थी, अगर वो पहले क्या हो गई थी, डिसअलाउड, तो क्या होगा, अगर बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं, अगर बैड डेट्स पहले डिसअलाउड हो गई थी, तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी अब क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। यही पॉइंट समझाया था आप लोगों को। तो पॉइंट क्या बोल रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डेट which are not allowed as bad previously by the assessing officer for lack of proof, which were not allowed as bad। पहले बैड डेट्स नहीं हुई, पहले उसको बैड डेट्स नहीं माना था, तो अब उसको रिकवर्ड मानेंगे क्या। जब पैसे खोए नहीं है तो उसको हम लोग वापस पाए कैसे मानेंगे। तो इन दैट केस अगर पहले डिसअलाउड किया था, तो अब भी वो चीज क्या मानी जाएगी, डिसअलाउड मानी जाएगी। अब भी वो चीज क्या मानी जाएगी, डिसअलाउड मानी जाएगी। ओके, हैव यू गॉट दिस, समझ में आया क्या। बैड डेट्स रिकवर्ड अगर पहले अलाउड नहीं हुई थी, अगर वो चीज पहले अलाउड नहीं हुई है, तो अब भी वो चीज क्या मानी जाएगी, डिसअलाउड मानी जाएगी। समझ में आया सबके, यस और नो, यस और नो, और एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, टेल मी फास्टर।
ओके डन। तो ये पॉइंट क्या हुआ, डिसअलाउड। अब करना क्या आपको समझना, आप लोगों को करना क्या है, जैसे ये पॉइंट डिसअलाउड हुआ तो इस पॉइंट को ऊपर वहां पे मार्क कर लो। इस पॉइंट को बैड डेप्थ, पॉइंट किससे रिलेटेड था, पॉइंट किससे रिलेटेड था, बैड डेप्थ रिकवर्ड से। पॉइंट किससे रिलेटेड था, बैड डेप्थ रिकवर्ड। तो ऊपर पीएनएल के वहां पर जाएगा, पीएनएल के अंदर जहां बैड डेप्थ रिकवर्ड लिखा हुआ ना, जहां पे बैड डेप्थ रिकवर्ड, जहां पे आपके क्या लिखा हुआ है, बैड डेप्थ रिकवर्ड, तो वहां पे आ जाएगा वहां बैड डेप्थ रिकवर्ड पर जाएगा पॉइंट नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 1। बैड डेप्थ रिकवर्ड पे क्या लिख देंगे, पॉइंट नंबर 1। जो डिसअलाउड हुआ था उस पॉइंट को, जो पॉइंट डिसअलाउड हुआ था एक्चुअली, उस पॉइंट को हम लोग वहां पे नोट कर देंगे। तो बैड डेप्थ रिकवर्ड के वहां लिख देंगे पॉइंट नंबर 1। बैड डेप्थ रिकवर्ड पे क्या लिख देंगे, पॉइंट नंबर 1। अब आप लोग बोलोगे इससे फायदा क्या होगा, अब सुनना, जब भी मैं ये पॉइंट पढ़ूंगा, जब भी मैं ये पॉइंट पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा कि यार बैड डेप्थ रिकवर्ड के वहां पे, बैड डेप्थ रिकवर्ड के वहां पे पॉइंट नंबर 1 भी चेक करना है। बैड डेप्थ रिकवर्ड के वहां पे पॉइंट नंबर 1 भी चेक करना है। आई बात समझ में। तो इस तरह से अगर देखो अदर इंफॉर्मेशन रीड आउट की, वो पॉइंट या तो डिसअलाउड होगा या अलाउड होगा, दो ही ऑप्शन है। अगर डिसअलाउड है तो दो ऑप्शन होंगे, पीएनडल में है या नहीं है, और वैसे अलाउड में भी पीएनडल में है या नहीं है। अगर डिसअलाउड पीएनडल में नहीं है तो इग्नोर कर दो, क्योंकि डिसअलाउड है, हमने उसको एंट्री नहीं दी तो मतलब ही नहीं उसका। और पीएनडल में है तो उस पॉइंट को केवल मार्क कर लो, मतलब नोट कर लो उस पॉइंट को, उस पॉइंट को नोट कर लो। और अगर अलाउड पीएनएल लिख चुके, अलाउड है लिख चुके हो तो उसका मतलब ही नहीं है। बट अगर नहीं लिखा है तो उस पॉइंट को मार्क कर लो। ओके चलो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैड डेप्थ रिकवर्ड पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 2। half of the investment in government securities, half of the investment in government securities is in the course of business, half of the investment in government securities is in the course of business। हाफ बिजनेस से रिलेटेड है, या मैं ये बोलूं हाफ ही बिजनेस से रिलेटेड है, तो हाफ तो अलाउड, हाफ अलाउड और बचा हुआ क्या होगा, डिसअलाउड। तो इन दैट केस, इन दैट केस ऊपर जो आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम, आपको ऊपर दे रखा है इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देखो मिला भाई साइड में, देखो इंटरेस्ट, ये देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इससे रिलेटेड पॉइंट था, हाफ डिसअलाउड है तो इस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। इस तरह से तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पे पॉइंट नंबर था 1, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पॉइंट नंबर 1, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आ गया पॉइंट नंबर 2। आ रहा है सबके समझ में, एक बार यहाँ तक क्लियर कर दो। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ, अगर ये मार्क करने वाला पॉइंट समझ में आ गया तब तो आगे चलते हैं फास्ट। चलिए तो आगे देखो, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज इंक्लूड 12,000 being the salary of proprietor, office salary includes 12,000 being the salary of proprietor, allowed, it is allowed, office salaries includes rupees 12,000 being the salary of proprietor, allowed or disallowed।
अलाउड और डिसअलाउड, इंस्टाग्राम, ओके डन। तो सुनना, चलो अब मैं ये एक चीज सुनना, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, ही टेक केयर ऑफ बिजनेस, या फिर चलो इन सबका आंसर एक ही है, वो अलाउड होगा डिसअलाउड होगा। He take care of business, he runs business, he treats himself as an employee of such business, तो ये अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? प्रोप्राइटर अगर खुद ही खुद को कुछ दे रहा है तो वो ऑलवेज डिसअलाउड है, वेदर वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, ये ऑलवेज क्या होगा? डिसअलाउड। तो ये पॉइंट क्या हुआ? डिसअलाउड। किसमें इंक्लूड है? इंक्लूड किसमें है? इंक्लूड है ऑफिस सैलरीज के अंदर। इंक्लूड किसमें है? ऑफिस सैलरीज के अंदर। तो ऑफिस सैलरीज पे आ जाएगा। ऑफिस सैलरीज देख लो कहाँ पे लिखी हुई है, ऑफिस सैलरीज एक बार देख लो कहाँ लिखी हुई है। तो देखो पी&एल के टू साइड मिल जाएगा आपको, तो ऑफिस सैलरीज पी&एल के टू साइड में, ये रहा, दिखा? ऑफिस सैलरीज पी&एल के टू साइड में फर्स्ट ही फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, तो इस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 3। इस पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा? पॉइंट नंबर 3। ओके, आई बात समझ में? यस और नो? तो फिर आगे नेक्स्ट टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है? ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस ऑन अ रेंटेड प्रमाइसेस, मतलब जो उन्होंने प्रमाइसेस ले रखा है, एक प्रमाइसेस ले रखा है, ये रेंटेड है, लेकिन हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। इसका हाफ तो बिजनेस में काम में आ रहा है और हाफ रेजिडेंस में। तो हाफ तो बिजनेस हुआ, बाकी बचा हुआ हाफ क्या हुआ? पर्सनल। और पर्सनल हमेशा क्या होता है? डिसअलाउड। तो रेंट की जो हाफ अमाउंट है, रेंट की जो हाफ अमाउंट है वो पर्सनल है, और पर्सनल हमेशा क्या होते हैं? डिसअलाउड। ओके, तो देखो किससे रिलेटेड पॉइंट था? किससे रिलेटेड? रेंट से रिलेटेड। तो रेंट पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ऊपर देखो रेंट दे रखा है कहीं पे, मैंने पी&एल में चेक कर लेता हूँ, पी&एल में कहीं पे रेंट दे रखा है क्या? ये दे रखा है रेंट, तो रेंट पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा? 4th पॉइंट। रेंट पे पॉइंट कौन सा जाएगा? 4th। तो देखो पॉइंट क्या क्या थे? बेड डेट्स पे पहला पॉइंट था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे दूसरा, ऑफिस सैलरीज पे तीसरा, और रेंट पे चौथा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। द एसएससी हैज received the demand notice for the sales tax amounting to rupees 3000। एक सेल्स टैक्स का नोटिस आया 3000 रुपए का। द पेमेंट वॉज नॉट मेड अप टू 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 तक आपने उसका पेमेंट किया ही नहीं, बट प्रोविजन वॉज मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने क्या करा इसके लिए? सबसे मेन बात समझना, आपने क्या करा? प्रोविजन बना लिया, और एज पर रूल या हमारे जो नॉर्मल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑलवेज क्या होते हैं? डिसअलाउड। प्रोविजंस ऑलवेज क्या होते हैं? डिसअलाउड। बट लेटर ऑन इट वाज पेड बिफोर ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, तो जो प्रोविजन था वो प्रोविजन नहीं रहा, वो एक्चुअल पेमेंट हो चुका है।
हमने भी प्रोविजन बनाया बट उसका ड्यू डेट से पहले पेमेंट ही कर दिया, तो पहले वो प्रोविजन था और पेमेंट करते ही वो क्या बन गया, ऐसे मैं समझाऊं समझना, पहले प्रोविजन था और लेटर ऑन इट वाज पेड बिफोर ड्यू डेट। तो जैसे प्रोविजन जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, फिक्शन पेमेंट, मतलब एक्चुअल पेमेंट है ही नहीं वो, और एक्चुअल पेमेंट करते ही अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो इन दैट केस वो क्या बन गया, अब एक्चुअल। फिक्शनल चीजें हमारे सारी डिसअलाउड होती है बट एक्चुअल तो अलाउड होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले प्रोविजन था बट अगर प्रोविजन का एक्चुअल पेमेंट हो जाता है तो हमेशा अलाउड माना जाता है। अगर प्रोविजन का एक्चुअल पेमेंट हो जाता है तो हमेशा क्या माना जाता है, अलाउड। तो क्या था, प्रोविजन किसका था, प्रोविजन किसका था, सेल्स टैक्स का, लिखा हो ना देखो, प्रोविजन किसका था, सेल्स टैक्स का। ओके, चलो चेक कर लेते ऊपर सेल्स टैक्स का प्रोविजन है क्या। देखो प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स दे रखा है क्या, ये दे रखा है प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स। कौन सा पॉइंट था इस पे, पांचवा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, मेडिकल एक्सपेंसेस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रीट। मेडिकल एक्सपेंसेस किसके रेस्पेक्ट में है, प्रोप्राइटर के रेस्पेक्ट में, और प्रोप्राइटर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डिसअलाउड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस ये दे रखा देखो, दिखा मेडिकल एक्सपेंसेस ये रहा। तो मेडिकल एक्सपेंसेस पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नंबर 6। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। आई होप कि आपने इसको याद किया होगा, पढ़ा होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑल्सो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है, 3000 फॉर एन एडवर्टीजमेंट गिवन इन द मैगजीन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 3000 फॉर एन एडवर्टीजमेंट गिवन इन द मैगजीन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अलाउड और डिसअलाउड, एडवर्टीजमेंट गिवन पॉलिटिकल पार्टी, compulsorily disallowed. Okay, next, 1500 spent on special advertisement campaign undertaken during the year in respect of new product placed in the market. मैंने आपको समझाया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर बाकी सारे क्या मान लो अलाउड, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी परेशानी नहीं होगी। 12,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ 5 टेलीविजन सेट, एक पॉइंट और है वो बाद में दूंगा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, पर अभी इतना याद रखो, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर बाकी सब कुछ डिसाइड, आपके इससे 14 क्वेश्चन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो एग्जांपल में आएगी वो बता दूंगा, अभी 14 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट दे रहा हूँ। तो 12,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ 5 टेलीविजन सेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम इंपॉर्टेंट कस्टमर, तो वो भी क्या होगा, अलाउड। तो डिसअलाउड क्या है, 7th का ए पॉइंट केवल। ओके, तो एडवर्टीजमेंट पर जाएगा, देखो एडवर्टीजमेंट क्या दे रखा है क्या, एडवर्टीजमेंट दिखा, तो इस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 7 का ए पॉइंट, एडवर्टीजमेंट में क्या आ जाएगा, पॉइंट 7 का ए पॉइंट, ये रहा देखो एडवर्टीजमेंट, इस पर आ गया पॉइंट 7 का ए। इस तरह से हम लोग पॉइंट मार्क करते जाएंगे हमेशा, इससे आपको काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा उसके बाद में। चलो देखो नेक्स्ट, contribution to provident fund includes 12,000 SSC's contribution deposited after due date, contribution deposited after due date, और अगर ड्यू डेट के बाद
वापस पढ़ना पॉइंट को, सॉरी। Contribution to Provident Fund includes 12,000 SSC's contribution deposited after the due date. मतलब वर्ड पर मार्क करना, कंट्रीब्यूशन है देखो, कंट्रीब्यूशन deposited after due date, contribution deposited after due date, ठीक है। अगर आप ड्यू डेट, सॉरी गाइस, तो देखो कंट्रीब्यूशन है डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट, कंट्रीब्यूशन है डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू डेट के बाद है तो वो क्या माना जाएगा, डिसअलाउड। हमारा फिक्स रूल है ड्यू डेट के बाद, सिंपल से आता है ना, ड्यू डेट का तो कुछ भी करोगे तो हमेशा क्या माना जाएगा, डिसअलाउड। तो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिसअलाउड। फिर कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज अमाउंटेड टू 15,000, ये बात हमेशा याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयज से जो कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है, एम्प्लॉयज से जो कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है वो हमेशा, द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज वो हमेशा इंक्लूड होता है सैलरी में। आई रिपीट, एम्प्लॉयज से जो भी कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो वो हमेशा सैलरी में ही इंक्लूड होता है कंपल्सरीली। मेक श्योर कि आप इस बात को ध्यान रख रहे हो कि जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा सैलरी हेड में ही इंक्लूड होता है। कितना था, 15,000, out of which also rupees 12,000 have been deposited after the due date. 12,000 have been deposited after the due date. 12,000 ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। तो आई रिपीट, इन समरी, कंट्रीब्यूशन था खुद का, किसका, एसएससी का खुद का, कब डिपॉजिट हुआ, आफ्टर द ड्यू डेट, तो वो तो क्या हो गया, डिसअलाउड। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन मतलब वो किसमें इंक्लूड होगा, सैलरी के अंदर, वो कितना था, 15,000, आउट ऑफ विच 12,000 भी कब हुए, डिपॉजिट आफ्टर ड्यू डेट, वो भी क्या हो गए, डिसअलाउड। तो इसमें 2 पॉइंट डिसअलाउड है, तो वो दोनों पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक तो किसमें इंक्लूड है, एक किसमें इंक्लूड है, सैलरी में, तो सैलरी पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 8। एक तो सैलरीज पे आ जाएगा, ये रहा ऑफिस सैलरीज, इस पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 8। और दूसरा ये दे रखा आपको कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इस पे भी कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नंबर 8। एसएससी का तो अलग से दे रखा है, ये किसका हुआ, एसएससी का, ठीक है। और ये किसका हो गया, एम्प्लॉयज का, ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, salaries includes a sum of rupees 5,000 being the amount of bonus declared voluntarily on occasion of Republic Day। ठीक है, अच्छी बात है, ये बोनस डिक्लेयर किया था, बट एक्चुअल पेमेंट हैज नॉट बीन मेड सो फार, ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होते हैं, डिसअलाउड। भाई बोनस डिक्लेयर तो कर दिया आपने, बट उसका एक्चुअल पेमेंट ही नहीं हुआ, तो वो क्या माना जाएगा, डिसअलाउड, ठीक है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल पेमेंट करने पर ही डिडक्शन मिलती है, और ये उनमें से एक है। तो सैलरीज पे आ जाएगा पॉइंट नंबर, एक और किसमें इंक्लूड था, उसने क्लियर बोला था सैलरी इंक्लूड्स, तो पॉइंट नंबर 9 किस पे आ जाएगा, सैलरीज पे, तो ऑफिस सैलरीज पे डाल देंगे पॉइंट नंबर 9, ओके, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10, general expenses includes 2,500 paid as compensation to an undesirable employee।
देखना वापस से, सॉरी। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स rupees 2500 paid as compensation to an undesirable employee whose services were terminated in interest of business. बिजनेस के इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के इंटरेस्ट में, और बिजनेस के इंटरेस्ट में तो की चीज क्या होगी, अलाउड। तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा, अलाउड। देखो तो किस में इंक्लूड है, जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। सॉरी गाइस, आज बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है, कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा प्रॉपर्ली। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस शुरू से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मैं अब जब ढंग से नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसका मतलब भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास कल वापस से इसको वापस शुरू से देखेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। सॉरी, ठीक है।